नमस्कार दोस्तों, आप सबका तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस में। मेरा नाम दोस्तों कुश पांडे है और आप देख रहे हैं 13 मई 2026 का डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस। आप सबका स्वागत है बनारस की इस पावन भूमि से। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डिस्कशन का आगाज़। अब आपके साथ दोस्तों कर लेते हैं। आज के दिन मैं बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगा और आप सबके लिए मनोकामना करूंगा, पूजा करूंगा कि जो भी आप में से डिज़र्व करता है, जो बहुत मेहनत कर रहा है, जो कंसिस्टेंट है, जो लगातार करंट अफेयर्स को देख रहा है, जो बिलीव करता है अपने ऊपर कि मैं बैंकर बन सकता हूँ, उसका बैंक में इस साल हो जाए। यही मनोकामना मैं वहाँ पर भी करूँगा और मार्कंडे मंदिर में भी मनोकामना, और अपना हमारा जो कुल मंदिर है अन्नपूर्णा देवी का, वहाँ पर भी हम वो ये मनोकामना ज़रूर करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर अडू चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डिस्कशन का आगाज़। अब आपके साथ दोस्तों कर लेते हैं। ऑल ग्रेटनेस कम्स फ्रॉम सफरिंग। हम डरते हैं इससे, हमें बार बार लगता है कि यार कुछ हो ना जाए, उई माँ आईगा, हमें ऐसा लगता है, जबकि हमें डरना नहीं चाहिए। क्योंकि जो भी है ना ड्रामा है, और ड्रामा होगा, सस्पेंस होगा, है ना, आपका हैप्पीनेस होगा, सैडनेस होगा, रोमांस होगा, सब कुछ इस लाइफ में होगा क्योंकि ड्रामा है। तो ड्रामा से डरना क्यों है? जो आपके हाथ में है वो है मेहनत, वो है कमबैक करना, वो है अपने पे बिलीव करना। बाकी सफरिंग तो होगा, सफरिंग ज़्यादा है तो ज़्यादा बेहतर इंसान बनोगे। अगर एक इंसान है उसके लाइफ में सफरिंग रहा है तो उसे पता है क्या सही गलत है। किसी इंसान के हाथ में अगर सफरिंग नहीं है तो क्या करेगा वो, उसे पता ही नहीं है। सॉफ्ट आदमी है, सॉफ्ट पर्सन है कि नहीं? तो सफरिंग अगर है आपके लाइफ में, अगर आपके लाइफ में सफ़र है, आपके लाइफ में संघर्ष है, तो खुशकिस्मत हो। अभी नहीं बिलीव हो रहा तुमको, लेकिन जब तुम इस संघर्ष को ओवरकम करोगे ना तो गर्व करोगे अपने ऊपर, अपने ऊपर प्राउड करोगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन का आगाज़ अब करते हैं। आते हैं दोस्तों अब हमारे ज़ॉम्बीवर्स पे। ज़ॉम्बीवर्स की चर्चा आपके साथ ज़रा यहाँ पर कर लेते हैं। ज़ॉम्बीवर्स में ज़ॉम्बी का मतलब होता है करंट अफेयर्स का ऐसा बच्चा जो करंट अफेयर्स से बेइंतहा मोहब्बत करता है, बेइंतहा प्यार करता है, और जिसने मेरा 14 डेज़ का करंट अफेयर्स का चैलेंज एक्सेप्ट किया है और जो लगातार 14 डेज़ आ चुका है। और अब हमारा प्यारा ज़ॉम्बी, मेरा बेबी ज़ॉम्बी, बाबा ज़ॉम्बी, अब्बा ज़ॉम्बी, भाई ज़ॉम्बी, पापा ज़ॉम्बी, मम्मी ज़ॉम्बी सब बन चुका है। अगर आपको भी बनना है तो लगातार आपको 14 रहना पड़ेगा। विद इन 14 डेज़ आपको करंट अफेयर्स से प्यार मैं करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आते हैं ज़ॉम्बीवर्स पे, कल के रिवीजन की बात करते हैं। दोस्तों किस रेगुलेटर ने गरुड़ा करके फ्रेमवर्क लॉन्च किया है जिसके तहत 10 डे के बाद जो भी एआईएफ है वो अपने ऑफर्स को इशू कर सकते हैं? आंसर है उसका सेबी। पहले कितना डेज था? पहले आपका 30 डेज था रेगुलर स्कीम्स के लिए, और अगर अभी बात करें तो रेगुलर स्कीम्स के लिए 10 डेज है। अगर स्कीम आपका अक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स का है या फिर एंजल फंड्स का है तो उनके लिए ये आपका इमीडिएट होगा, लेकिन बाकी रेगुलर स्कीम्स के लिए 10 डेज के बाद वो ऑफर कर सकते हैं। दोस्तों ये एक नया है, ये मैंने कल नहीं स्किप किया था बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। सवाल बनेगा इंडिया में पिछले साल एडीबी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है? $5 बिलियन का, बिल्कुल सही। ये भी बहुत ही बेसिक सा करंट अफेयर था। रिसेंट में सेबी ने किसको अप्रूवल दिया है टू वर्क एज अ डेट स्टॉक ब्रोकर? तो पीबी फिनटेक, जिसका नाम है पीबी मार्केटिंग का, वो बना है आपका एक डेट स्टॉक ब्रोकर जो डेट मार्केट में शेयर्स को, डेट मार्केट में फंड्स को आपका सेल बाय करेगा। इंडस इंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने किनके साथ टाई अप करके जो अंडर इंश्योर यूजर्स हैं टीयर 2 टीयर 4 में उनके लिए इंश्योरेंस लॉन्च किया है? तो उसका नाम है आपका ट्रू बैलेंस के साथ ये कमिटमेंट दोस्तों यहाँ पर किया गया है। फिर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है सॉरी माँ शक्ति, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों एमओएसपीआई। एमओएसपीआई ने क्वार्टरली डेटा पेश किया है पीएलएफएस का, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का। ये डेटा आपका क्वार्टरली डेटा है, तिमाही का डेटा है। इसमें तिमाही मतलब 3 मंथ कौन से हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च। हम बात कर रहे हैं इस साल के 3 महीनों की, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च ऑफ 2026, जिसको हम फोर्थ क्वार्टर कहते हैं FY26 का। उसमें जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है वो 4.3% पे है, और जो ओवरऑल LFPR है वो आपका 55.5% पर यहाँ पर दोस्तों आपका आ चुका है। यहाँ पर LFPR ये है, और रूरल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो आपका 4.3% पे यहाँ पर आ चुका है। फिर दोस्तों बॉब कार्ड में बने हैं सरवन कुमार ए, वहाँ के MD CEO बैंक ऑफ बड़ौदा का। ये फाइनेंशियल सर्विस का सब्सिडरी है, उस वजह से ये न्यूज़ में है। फिर संजय वात्सायन बने हैं वेस्टर्न नेवल कमांड के चीफ
कुलजीत कौर मरहास बनी है फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्हें फेलो ऑफ मेटियोरिटिकल सोसाइटी का मेंबर आपका बनाया गया है। फिर दोस्तों डीआरडीओ ने 1200 सेकंड का एक लॉन्ग ड्यूरेशन टेस्ट किया है स्क्रैमजेट कंबस्टर इंजन का, जो कि आपका स्पीड ऑफ साउंड से 5 टाइम से ज़्यादा होता है, जिसका इस्तेमाल हाइपरसोनिक जेट्स में होता है। उसका टेस्ट अभी उड़ीसा में अब्दुल कलाम आइलैंड पे दोस्तों जो है वो आपका किया हुआ है। उस वजह से ये दोस्तों न्यूज़ में बना हुआ है। फिर दोस्तों रिचर्ड लूवर को मिला है आर्कीबाल्ड प्राइज, जो कि पोर्ट्रेट का प्राइज होता है, ऑस्ट्रेलिया का वन ऑफ द हाईएस्ट प्राइज आपका दोस्तों ये होता है। फिर दोस्तों इंडिया, ये बेकार है, हाँ, इंडिया की विमेंस रिकर्व टीम ने चाइना को हराकर दोस्तों इस बार जीता है आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 2021 के बाद पहली बार ये जीत हमको हासिल हुई है। फिर दोस्तों दुनिया को मिला है उसका दूसरा सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर, जिसको मेसी कहा जा रहा है चेस का। ऑब्वियसली बात है, उनका नाम है आपका फॉस्टिनो ओरो, अर्जेंटीना के हैं, अर्जेंटीना है, मेसी है तो मेसी ने कहा जा रहा है। नंबर 1 पे अभिमन्यु मिश्रा करके थे, मेरे से गलती हुई थी, इंडिया के नहीं है वो अमेरिकन ओरिजिन के हैं और अमेरिका से वो दुनिया के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने हैं। फिर दोस्तों वीबीजी राम जी जो आपका सक्सेसर है एमजी नरेगा का, वो आपका लागू होगा जुलाई 1 को। इसके तहत 125 डेज का लेबर जो है वो अलाउ किया जाएगा। मनरेगा में 100 डेज का था, वीबीजी राम जी में 60 डेज का ऐसा टाइम होगा एक साल में जहां पर कोई भी लेबर वर्क नहीं दिया जाएगा, वो भी इसके अंतर्गत आपका लॉन्च हुआ है। फिर दोस्तों नेशनल टेक डे लॉन्च हुआ आपका 11 मई को। इस दिन 1998 को पोखरण का सेकेंड टेस्ट हुआ था। 12 मई को ऑब्जर्व हुआ इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ, इसका थीम है प्लांट बायोसिक्योरिटी फॉर फूड सिक्योरिटी, उस इवेंट पर ये बेस्ड है। फिर दोस्तों मालदीव्स ने हाँ, फिर यहाँ पर आते हैं, इंडिया बना है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोड्यूसर। इंडिया चाइना और यूएसए के बाद नंबर 3 पे है। इंडिया में जो ओवरऑल नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी है वो 50% से ज़्यादा है टोटल पावर की, टोटल एनर्जी की, और कैपेसिटी है 262.7 गीगावाट की। इनमें सबसे ज़्यादा सोलर पावर आता है और फिर आपका विंड पावर यहाँ पर दोस्तों आता है। फिर दोस्तों दिल्ली में मुंडका बकरवाला टोल प्लाजा में इंडिया का दूसरा आपका MLFF बैरियर खुला है। कल मैंने डिस्कस नहीं किया बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। पहला आपको याद करना है जो कि चौरियासी प्लाजा है, जो कि गुजरात में है। MLFF का फुल फॉर्म पेपर में आ सकता है मल्टी लेन फ्री फ्लो, जो कि एक बैरियरलेस आपका टोल है आपका नेशनल हाईवेज पे, और इस पे फास्टैग जो कि आपका 5 ईयर्स तक वैलिड होता है, उससे टोल कलेक्शन होता है। दूसरा ANPR है, ऑटोमेटिक नेम प्लेट रिकॉग्निशन, जिससे आपका नेम प्लेट को स्कैन किया जाएगा और बिना रुके आप टोल्स को ट्रैवल कर लोगे, तो वो यहाँ पर लॉन्च हुआ है। फिर दोस्तों NCRB ने, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने एनिमल क्रुएल्टी को भी ऐड किया है क्राइम डेटा के अंदर, और इसको ऐड किया गया है वाया दी प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। सबसे ज्यादा एनिमल क्राइम्स आपके महाराष्ट्र में दोस्तों होते हैं। फिर ICMR और ICAR इन्होंने सेहत इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। सेहत का फुल फॉर्म प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। सेहत इनिशिएटिव को यहाँ पर लॉन्च हुआ है, जो कि एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को आपका लिंक करता है। तीनों से मिलकर दोस्तों ये बनता है। बेसिकली ये एक बायोफोर्टिव एक तरह से कंसेप्ट है, जहाँ पर बायोटेक को हम यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में, जिससे जो क्रॉप की हेल्थ है उसे बेहतर किया जाता है, उसमें मिनरल्स को, उसमें न्यूट्रिएंट्स को ऐड करके। फिर दोस्तों सुख सहाय करके एक नया AI चैटबॉट लॉन्च हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि इंटीग्रेट करेगा डेटा सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, तालुका कोर्ट का, इन सब का डेटा को इसके जरिए आप जो है वो कंपाइल या फिर सर्च कर सकते हैं। फिर दोस्तों मालदीव्स ने लौटाए हैं इंडिया को $50 मिलियन के ट्रेजरी बिल्स। ये लोन दिया था इंडिया की तरफ से SBI ने, जिसको मलेशिया ने, मालदीव्स ने वापस कर दिया है। फिर दोस्तों इंडिया ने IUCAA का बैनर दिया है टू साउथ अफ्रीकन एस्ट्रोनॉमिक ऑब्जर्वेटरी, जिसके तहत एक कैमरा अडेप्टर दिया है, कैमरा डिटेक्टर एक बार चेक कर लीजिएगा, वो दिया है, जो कि वहां का एक टेलीस्कोप है सॉल्ट करके, जिसका इंडिया में मेंबर है, उसमें उसका इस्तेमाल जो है वो दोस्तों आपका किया जाएगा। उस वजह से दोस्तों वो न्यूज में आपका बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों मेट करके एक काउंसलर्स कॉन्क्लेव आपका लॉन्च हुआ है, जहां पर मेट का फुल फॉर्म आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। मेट इसका नाम है आपका, इसको आपके एम्स ने और जो एम्स और CBSE ने मिलकर इस काउंसलर्स कॉन्क्लेव को आपका दोस्तों लॉन्च किया है। डिफेंस में बात करें तो इंडिया ने अग्नि मिसाइल में MIRV टेक्नोलॉजी का यूज करके टेस्ट किया है। इसका मतलब यह है कि एक ही मिसाइल आपका मल्टीपल
टारगेट्स को आपका हिट कर सकता है। उस वजह से ये जो है वो न्यूज़ में आपका हाल फिलहाल में बना है। उम्मीद करते हैं रिवीजन आपका हो गया है। उम्मीद करते हैं हमने रिवाइज यहाँ पर कर लिया है। कहाँ गया भाई चेंज करने वाला? एक बार ज़रा सब लोग मुस्कुरा दीजिएगा, एक बार सब लोग ज़रा स्माइल कर दीजिएगा। प्रसाद नहीं ला पाएंगे सर? हाँ, खुद ही खाएंगे। आज मेरा चीट डे है, प्रसाद खाएंगे। चाची की दुकान तो बंद हो गई है, वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन कचौड़ी खाएंगे, लिट्टी चोखा खाएंगे, बाटी चोखा खाएंगे, लिट्टी बाटी चोखा खाएंगे, है ना, बनारसी पान खाएंगे। नहीं सर, नहीं सर, वो नहीं खाएंगे। गदौलिया जाके जाके चढ़ जाएगा, नहीं खाएंगे, वो सब नहीं खाएंगे। चलिए, तो मुस्कुराइए एक बार, आप मेरे सेशन में हैं। और एक बार ज़रा वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने वीडियो को नहीं शेयर किया है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर इंडिया के सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले करंट अफेयर्स के चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। आते हैं आरबीआई जंक्शन पे। आरबीआई जंक्शन म्हणजे आरबीआई सर्कुलर, म्हणजे सेबी सर्कुलर, नबार्ड सर्कुलर, जो भी आपकी रेगुलेटरी बॉडीज़ के सर्कुलर्स हैं उनको यहाँ पर हम पेश करते हैं। सेबी, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने अपने डिपॉजिटरीज को अलाउ किया है कि जो आईपीएफ इन्वेस्टमेंट इनकम होती है उसका 5% अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए जो इस फंड के होते हैं उसमें यूज कर सकते हैं। यहाँ पर पहला वर्ड आया सर आपका डिपॉजिटरीज। डिपॉजिटरीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो कस्टमर को, इन्वेस्टर को डीमैट अकाउंट अलाउ करती हैं। डीमैट अकाउंट ऑनलाइन अकाउंट होते हैं जिसमें जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो फाइनेंशियल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, उसको यहाँ पर जमा करते हो। उसको जमा करने का यहाँ पर मेन इसका इरादा होता है। इंडिया में 2 होते हैं जिसकी चर्चा आगे करेंगे। तो डिपॉजिटरीज जो है, जो एग्जाम्पल है, वैसे भी एमआईआई का, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस का भी, उनको अलाउ किया गया है कि जो भी उनका इनकम आता है उन इन्वेस्टमेंट से जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में जमा है, ऐसा पैसा जो लोगों ने वापस नहीं लिया है या ऐसा पैसा जिसको यहाँ रखा गया है ताकि इन्वेस्टर्स को अवेयरनेस फैला सकें स्टॉक्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कैपिटल मार्केट में, उसका 5% पैसा वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, जो मैनेजमेंट का एक्सपेंस है पूरे फंड का, उसमें इस्तेमाल जो है डिपॉजिटरी कर सकता है। अभी तक ये जो पावर था, पार, ये अभी तक स्टॉक एक्सचेंजेस को था, लेकिन अब ये पावर या पार जो है वो डिपॉजिटरीज को दिया गया है। तो यहां पर देखिएगा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने प्रपोज किया है, सुझाव दिया है ना। कल को कोई आपको बोले कि हम आपसे बेहद जो है लगाव करते हैं तो वो उसका सुझाव है, थप्पड़ मत मार दीजिएगा उसको, किनारे होके आगे चले जाइएगा, थप्पड़ मत मारिएगा बेचारे को, ठीक है, क्योंकि बेचारा पागल भी है, पाजी भी है और बेवकूफ भी है। तो वापस आते हैं। तो बेसिकली 5% of the interest or income earned from the investor protection fund, यह एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में हम इस्तेमाल जो है वो दोस्तों कर सकते हैं। ऑलरेडी ये स्टॉक एक्सचेंजेस में था, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑलरेडी इसको कर रहे थे। अब डिपॉजिटरीज को भी इसको करने का परमिशन दे दिया गया है। यहाँ पर आईपीएफ का फुल फॉर्म होता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। आईपीएफ इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के बारे में बात करता है, उनकी डिमांड्स के बारे में बात करता है, इन्वेस्टर को एजुकेशन देता है, अवेयरनेस फैलाता है, और अगर किसी इन्वेस्टर्स का पैसा फंसा हुआ है तो उन्हें सेटल करने में भी ये जो फंड है वो आपका एक तरह से हेल्प करता है। तो यहाँ पर इसका समरी देख लीजिएगा। इस मई में सेबी ने अलाउ किया है कि जो डिपॉजिटरीज हैं उनका 5% जो टोटल फंड्स हैं आईपीएफ का, उसका इस्तेमाल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में कर सकते हैं। लिमिट आपका 5% का है। अभी तक ये अलाउ किया गया था सिर्फ स्टॉक एक्सचेंजेस को, लेकिन अब इनको भी अलाउ यहाँ पर दोस्तों जो है वो कर दिया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें डिपॉजिटरीज की तो 2 आती हैं। पहला आता है आपका सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड, दूसरा आता है एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। सीडीएसएल बना आपका 1997 में, एनएसडीएल बना आपका 96 में, एक बना मेरे बर्थडे के मंथ में, एक बना मेरे भाई के, छोटे भाई के बर्थडे के मंथ में जो फरवरी में होता है। फरवरी में सीडीएसएल बना, अगस्त 22 को मेरा बर्थडे होता है, उस दिन एनएसडीएल, उस महीने एनएसडीएल बना। सीडीएसएल मुंबई में है, एनएसडीएल भी मुंबई में है। जो सीडीएसएल है वो अगेन सीडीएसएल एनएसडीएल दोनों ही आपके सेबी के अंडर वर्क करते हैं, क्योंकि यह एग्जाम्पल है किसके, एमआईआई के, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के। जिनके एग्जाम्पल और क्या हैं, इनके एग्जाम्पल और हैं बीएसई, एनएसई, इनके अलावा सीसीआईएल,
क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यह भी इसका एग्जाम्पल है। CCIL को लेकर अभी एक अग्रीमेंट को रिवाइज किया है इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने, जिससे यूरोपियन कंपनीज अब CCIL को भी पहचानेंगी, उसको रिकॉग्नाइज करेंगी। ये वर्ड मुझसे बोलने में दिक्कत होती है तो मैं बार बार इस पर रुकता हूँ। एक तो मुझे दिक्कत भी स्टैमरिंग की है तो मैं इस पे रुकता हूँ। रिकॉग्नाइज किया है, पहचाना है CCIL को यूरोपियन कंपनीज ने भी, क्योंकि इंडिया और यूरोपियन यूनियन का अग्रीमेंट रिवाइज हुआ है। 2015 में आखिरी बार हुआ था। ज़ॉम्बी मोड मैंने ऑन कर दिया है। तो NCDSL की बात करें, CDSL का इनिशियल प्रमोटर BSE था। इसमें SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन्होंने भी पैसा लगाया है। नेहल वोड़ा इसके करंट में MD CEO हैं। NSDL का इनिशियल प्रमोटर आपका NSE था, IDBI बैंक था, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया था, और विजय चंडोक करंट में इसके हेड हैं। दोनों में दोस्तों मिलता है एक 16 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट, जहां पर IN से शुरू होता है और बाकी आपका 14 डिजिट्स का होता है। ये जो नंबर होता है ये आपके जो डीमैट अकाउंट है उसको ट्रैक करता है। ये 16 डिजिट का नंबर आपके CDSL में भी होता है। फॉर एग्जांपल आपने डीमैट अकाउंट के लिए अप्लाई किया है तो इस नंबर के जरिए आप उस जो डीमैट अकाउंट है उसको ट्रैक कर सकते हैं। ये फीचर इसमें भी है, NSDL में भी, और ये फीचर आपका CDSL में भी मौजूद किया गया है। समझ में आया सबको? कतरा कतरा छप गया सबको? तो मेरे कुछ सवाल है, सवाल के जवाब दीजिएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। किनको अलाउ किया है सेबी ने टू वर्क टू हैव 5% ऑफ देयर एक्सपेंसिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फ्रॉम IPF फॉर IPF? आंसर है डिपॉजिटरीज को। डिपॉजिटरीज किसके अंडर वर्क करते हैं? आपके सेबी के अंडर। डिपॉजिटरीज के एग्जांपल क्या हैं आपके? CDSL, NSDL, दोनों कहाँ पर बेस्ड हैं आपके? मुंबई बेस्ड हैं। CDSL का इनिशियल प्रमोटर कौन था? BSE। NSDL का कौन था? आपका NSE। इतना ही आपको यहाँ पर याद करना है। कतरा कतरा छप रहा है सबको? एक बार कमेंट कर दीजिएगा, यस सर, यस सर, यस सर। हमें कतरा कतरा जो है वो छप रहा है। अब आते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पे, इसकी चर्चा आपके साथ दोस्तों करते हैं। यहाँ पर एक सवाल आता है बहुत बड़ा कि सर दो तरह के पेपर होते हैं, एक PO का और एक क्लर्क का। दोनों पेपर में अंतर क्या होता है? देखो अंतर यही होता है कि PO के पेपर में RBI भी आता है, बैंकिंग फाइनेंस भी आता है। क्लर्क के पेपर में RBI, सेबी, नबार्ड ये सब नहीं आता, उसमें बैंकिंग ही आता है। तो अगर आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SBI क्लर्क हो, IBPS क्लर्क हो, RRB क्लर्क हो, या कैसा भी क्लर्क एग्जाम हो, वहाँ पर ये ज़्यादा आता है। लेकिन अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं RBI असिस्टेंट के लिए, RBI ग्रेड B के लिए, तो वहाँ पर आपको RBI का जंक्शन भी पढ़ना होगा। आई होप क्लियर है। दूसरा, कई लोग का डाउट होता है कि सर क्लरिकल लेवल पर पैटर्न क्या होता है? तो पिछले 2 साल से पैटर्न आपका स्टैटिक GK बेस्ड है, मतलब करंट अफेयर्स जो स्टैटिक GK के ऊपर है उन पे सवाल आता है। मान लेते हैं कोई फला चीज़ न्यूज़ में है, उसका स्टैटिक पार्ट आपसे पूछ लेगा, ऐसा सवाल पेपर में आपसे आ सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लो नेपाल आपका न्यूज़ में है तो नेपाल का जो, या भूटान आपका न्यूज़ में है तो भूटान का फ्लैग का आपका क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसका साइज़ है, साइज़ नहीं कहूँगा, उसका क्या डिज़ाइन है। ये बहुत ही टिपिकल सवाल है। ऐसा सवाल अगर आता है, अगर पेपर क्लर्क का होता है तो। अब आते हैं सर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ ना कि डिटेल मुझे पढ़ाने दो, आपका ही नुकसान है नहीं पढ़ाऊंगा तो बाद में आपको ही बोलोगे यार काश पढ़ लिया होता कुछ सर से। तो प्लीज़ मुझे डिटेल पढ़ाने दें। कोशिश कर रहा हूँ कि 1 आवर 8 मिनट्स में 10 मिनट्स में ख़त्म करूँ, लेकिन कोशिश ही कर सकता हूँ सर, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। आते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पे। ये ऑलरेडी कर चुके हैं आज, तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर दोस्तों DMRC ने पार्टनरशिप किया है एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ, और एयरटेल पेमेंट बैंक ऑफर करेगा एक ट्रांजिट कार्ड। ट्रांजिट कार्ड का एक नाम होता है NCMC, और इसका जो कॉमन नाम आजकल है वो है रुपे ऑन द गो। अब सवाल पहला बनेगा कि सर NCMC क्या होता है? NCMC जो होता है दैट इज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। ये बेटा NCMC का जो है वो आपका फुल फॉर्म होता है, दैट इज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। ये कार्ड जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है मल्टीपर्पज़ के लिए। फॉर एग्जांपल एज अ डेबिट कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो, मेट्रो कार्ड की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। बस, अगर आपका बस ट्रैवल और बस जो स्टेट का बस नेटवर्क है उसको भी अटैच किया है तो बस का फेयर पे करने में भी और लोकल ट्रेन का फेयर पे करने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यह एग्जाम्पल है मास ट्रांजिट सिस्टम कार्ड का। किसका एग्जाम्पल है? मास ट्रांजिट सिस्टम कार्ड का।
ये बहुत तेजी से जो इंडिया के मेट्रोज हैं वहां पर मिल रहा है। इनफैक्ट बैंक इसको एंडोर्स कर रहे हैं। यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक ने इसको एंडोर्स किया है, बनाया है, इशू किया है, किसके लिए? दिल्ली मेट्रो के लिए। जैसे मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया, मास ट्रांजिट सिस्टम कार्ड, तो ये एक कार्ड है। यह एग्जाम्पल एक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का भी है। ऐसा सवाल पेपर में बन सकता है कि मास ट्रांजिट सिस्टम कार्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। ऑप्शन में अगर आएगा प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट तो आंसर टिक कर देना, क्योंकि उसका ही एक एग्जाम्पल है। कैसे एग्जाम्पल है? इसमें आपको वैल्यू लोड करनी होती है, ठीक है। ऐसे कार्ड में आप मैक्सिमम बैलेंस जो लोड करते हो, मैं लिख देता हूं यहां पर ताकि क्लियर हो जाए। हम यहां पर बात कर रहे हैं मास ट्रांजिट सिस्टम कार्ड की, है ना, इसकी बात कर रहे हैं। इसका नाम मैंने क्या बताया आपको? एनसीएमसी। इसका एक पॉपुलर एग्जांपल क्या है? रुपे ऑन द गो, जहां पर रुपे आपका पेमेंट कार्ड नेटवर्क है और इसको एयरटेल पेमेंट बैंक आमतौर पे जनरली इशू करता है। तो यहां पर इस कार्ड में, ये जो कार्ड है आपका, ये कार्ड एग्जांपल किसका है? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का। इस कार्ड में जो मैक्सिमम बैलेंस आप रख सकते हो वो आप रख सकते हो 3000 का। ये सवाल पेपर में आ सकता है। अगर बिना पिन के आपको ट्रांजैक्शन करना है, बिना पिन यूज किए, तो 500 रुपए तक का ट्रांजैक्शन इसमें जो है वो दोस्तों आप कर सकते हो। नंबर 2। नंबर 3, पूरे एक मंथ में जो मैक्सिमम इसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हो वो ट्रांजैक्शन है आपका 10,000 का, एक मंथ में कर सकते हो। और अगर पूरे साल की बात करें तो जाहिर सी बात है, सिंपल सा कंसेप्ट है, 1,20,000 रुपए तक का ट्रांजैक्शन इसमें कर सकते हो। तो इसका भी दोस्तों एक लिमिट होता है, लिमिट को मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ टाई अप किया है। इनके साथ टाई अप करके रुपे ऑन द गो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को लॉन्च किया है। ये कार्ड आपका एक को ब्रांडेड कार्ड है। को ब्रांड का मतलब यहाँ पर 2 ब्रांड होंगे। एक ब्रांड आपका दोस्तों रुपे का हो, मां शक्ति, एक ब्रांड आपका दिल्ली मेट्रो का होगा और एक ब्रांड आपका किसका होगा? एयरटेल पेमेंट बैंक का। उनके कार्ड पे स्टिकर चिपके होंगे और उनसे ये कार्ड बनेगा। एग्जाम्पल किसका होगा सर? ये एक मास ट्रांजिट सिस्टम का ये एग्जाम्पल होगा। अब दोस्तों एज अ होमवर्क आप इसको पढ़ लीजिएगा। दिल्ली मेट्रो का सवाल जो आरबीआई के पेपर में बन सकता है, ये आने वाले महीनों में बन सकता है, वो रिंग मेट्रो का बन सकता है, क्योंकि पिंक लाइन जो है वो ऑपरेशनल हो गई है, जिसकी वजह से दिल्ली मेट्रो अब आपका रिंग मेट्रो हो गया है। ये आपके सामने देखिए कुछ ऐसा रूट अब आपका दिल्ली मेट्रो का दोस्तों जो है वो बन गया है, जहां पर एक रिंग की तरह कनेक्टिविटी आपकी हो गई है। टोटल इसका डिस्टेंस जो है वो 71.56 किलोमीटर का है और ये लॉन्गेस्ट लाइन है, पिंक लाइन आपका दिल्ली मेट्रो का। इस वजह से दिल्ली मेट्रो जो है वो अब आपका एक रिंग मेट्रो इंडिया का इकलौता आपका जो है वो बन चुका है। इंटरेस्टिंग खबर पे आते हैं सर। एक वर्ड है, पहले वर्ड बताऊंगा आपको सामने, हाँ पहले वर्ड बताऊंगा आपको। वर्ड है सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक, भारत में जब डिजिटल बैंकिंग का उदय का एक ग्रोथ हुआ था तो हमने पहले देखा कि हमें अब हमारे कस्टमर्स को अलाउ करना है कि वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकें। इसके लिए पहले आरबीआई को इन्वॉल्व किया गया कि भाई तुम कंट्रोल करो इसको और तुम्हारे कंट्रोल से सारा काम होगा। तो आरबीआई ने कहा कि अगर अपन को कंट्रोल करना है, अपन को अगर ओवरसी करना है ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को, तो अपन को एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। जो सॉफ्टवेयर डिजिटल बैंकिंग को कंट्रोल करेगा, उसको मैनेज करेगा, और इनके सॉफ्टवेयर का नाम दिया गया ई कुबेर। आपका होमवर्क है ई कुबेर कब बना, ये आपका होमवर्क है। अब जब ई कुबेर आपका बना, समझ में आता आ रहा है ई कुबेर क्या है? ये एक डिजिटल बैंकिंग सॉफ्टवेयर है। ये एग्जाम्पल किसका है? सीबीएस का, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन या कोर बैंकिंग सिस्टम, जहां पर ये जो कोर है इसका फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। नाम से ही आप देखते हो कि रियल टाइम बेसिस पर
पेमेंट कराने में, ट्रांजैक्शन करने में आपका ये माहिर है। आई अगेन रिपीट, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सीओ रियल टाइम एक्सचेंज। इसके जरिए आरबीआई अपना डिजिटल बैंकिंग ऑपरेशन को परफॉर्म दोस्तों करता है और इसके जरिए डिजिटल बैंकिंग को कंट्रोल करता है। एक सवाल पेपर में आपसे आ सकता है कि डिजिटल बैंकिंग का रेगुलेटर कौन है, उसका आंसर होगा आरबीआई। ऑप्शन में एनपीसीआई भी होगा, आंसर क्या होगा, आरबीआई। भारत में पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 को कौन गवर्न करता है, उसका आंसर भी आरबीआई होगा, उसका आंसर एनपीसीआई नहीं होगा। एनपीसीआई क्या है, एनपीसीआई अम्ब्रेला बॉडी है रिटेल पेमेंट्स की। एनपीसीआई नौकर है आरबीआई का, जो आरबीआई कहेगा वो एनपीसीआई करेगा, जो जिज्जा जी कहेंगे वो मैं करेगा, है ना, कुछ ऐसा रिश्ता है। एनपीसीआई पालता है ना। एनपीसीआई जो है वो माई माई नहीं, एनपीसीआई क्या है, वो है हमारी मतलब होता ना, आपको आप डेलीगेट करते हो कि भाई मैं नहीं देख पा रही हूं, तुम देखो, है ना। आप लोग बड़ा ही अजीब सोचोगे, इंग्लिश में वर्ड है मिडवाइफ, है ना, ये कोई गंदा वर्ड नहीं है। मिडवाइफ आया जी होती हैं या मेड होती हैं जो आपके बच्चे को आपके साथ पालती हैं, है ना। जी जी, गंदा ही सोचो तुम लोग यार बिना बात का। तो बेसिकली वो काम एनपीसीआई करता है, तो ये याद रखिएगा, है ना, ये हमेशा याद रखिएगा। रेगुलेटर हमेशा कौन होगा, आरबीआई होगा। तो आरबीआई का इकोबेर बनता है, एग्जांपल किसका है, सीबीएस एग्जांपल है, और इसके जरिए ही इंडिया में बनता है आपका सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम। कैसे हम एक पेमेंट सिस्टम बनाते हैं, इसमें दो चीजें आती हैं, एक आती है एनईएफटी और एक आती है आरटीजीएस, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है। तो अब पहली बार ऐसा हुआ है कि एक फिनटेक जिसका नाम है पे पॉइंट, वो पहला ऐसा फिनटेक बना है जो आरबीआई के सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम का मेंबर होगा। मेंबर का मतलब ये होगा कि यह अपने कस्टमर्स को एनईएफटी आरटीजीएस की सर्विस प्रदान करेगा। अभी तक ये काम बैंक्स और कुछ हद तक एनबीएफसीज को अलाउ किया गया था कि बैंक अपने कस्टमर्स को इन सर्विसेज के जरिए ऑनलाइन पेमेंट अलाउ करते हैं, कुछ एनबीएफसी भी ये अलाउ करते हैं। लेकिन अब फिनटेक में पहली बार ऐसा हुआ है कि पे पॉइंट बना है पहला फिनटेक जिसको ये सुविधा मिली है। अब जिनका डे 1 है, डे 2 है, डे 3 है, फिनटेक क्या होता है, ऐसी कंपनी जो फाइनेंशियल सर्विस का यूज करती है डिजिटली, जो डिजिटल तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करके फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे कि पेटीएम आपको यूपीआई पेमेंट प्रोवाइड करता है, पेटीएम आपको बिल पेमेंट प्रोवाइड करता है, पेटीएम से आप टिकट बुक कर सकते हैं, ट्रेन का भी, फ्लाइट का भी, पेटीएम से आप रिचार्ज कर सकते हैं, पेटीएम से इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं, फोन पे से भी कर सकते हैं। ये सब क्या है, पॉलिसी बाजार क्या है, फिनटेक। क्रेड क्या है, फिनटेक। नावी क्या है, फिनटेक। गूगल पे क्या है, फिनटेक, है ना। ये सब फिनटेक है जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं टेक्नोलॉजी का यूज करके। इनका मालिक भी अगर ये फाइनेंशियल है तो आरबीआई है, वरना इनका मालिक जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। फिनटेक के लिए भी आरबीआई ने एक मिडवाइफ बनाया है, एक आया बनाई है, जिसका नाम है आपका दोस्तों फेस। एक बार चेक कर लेना, दो हैं आपके, फेस और ऊफ, उनमें से कोई एक है, और उनको यहाँ बनाया गया है इनका मैनेजर, जिसका नाम दिया गया है एसआरओ, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तहत वो ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई इस सेक्टर को एक तरह से इसके हितों की, इंटरेस्ट की बात करेगा और इनको मैनेज करेगा। वापस आते हैं, तो पे पॉइंट बना है पहला फिनटेक जो सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम का मेंबर बना है। डायरेक्ट कनेक्टिविटी अब आरटीजीएस और एनईएफटी पे होगी। आप बड़े पेशेंटली वेट कर रहे थे कि सर आपने बताया नहीं ये दोनों क्या है, तो पहला तो जानो फुल फॉर्म क्या है। एनईएफटी का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इनके बारे में अभी चर्चा आगे करेंगे, अभी फिलहाल फुल फॉर्म से सेटिस्फाई हो, ठीक। अब इस अप्रूवल के बाद क्या होगा, इस अप्रूवल के बाद जो आपकी फिनटेक हैं वो अब इन सर्विसेज को अपने कस्टमर्स को ऑफर कर पाएंगी, ठीक है। अभी तक एनपीसीआई को, अभी तक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को, नबार्ड को, सिडबी को, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, एग्जिम को, इन सबको अलाउ था, बैंक्स को अलाउ था। अब इनको भी ये अलाउ दोस्तों जो है वो आपका कर दिया गया है। आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं जरा इसको थोड़ा और अच्छा कर देता हूं। ये आपके सामने देखिए सीपीएस का आपके सामने एग्जाम्पल अब आ गया है। ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल, वो ये लीजिए। यहाँ पर पहला जो है वो आरटीजीएस है, फुल फॉर्म देखिए दिया हुआ है, 2004 में बना।
यहाँ पर अगर आपको कोई बड़े वैल्यू का ट्रांजैक्शन करना है जिसका अमाउंट मिनिमम आपका 2 लाख का होगा तो यहाँ पर कर सकते हैं। अब ये आपका कभी भी कर सकते हैं, 7 डेज कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। तो अगर आपको रियल टाइम बेसिस पर इंडिविजुअल पेमेंट करना है, रियल टाइम मतलब इमीडिएट, ग्रॉस मतलब इंडिविजुअल, इंडिविजुअल बेसिस पे अगर आपको बड़े पेमेंट्स करने हैं जहां पर मिनिमम पेमेंट का लिमिट आपका 2 लाख है तो इसमें आप कर सकते हैं। 2004 में इसको लॉन्च कर दिया गया है। और दूसरा आपका जो है एनईएफटी है। एनईएफटी का दोस्तों फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये आपका दोस्तों 2005 में लॉन्च हुआ। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर रियल टाइम नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर हर हाफ एन आवर पर आपका पेमेंट का एक बैच बनेगा। उस हाफ एन आवर में जो पेमेंट रिक्वेस्ट आएंगी उनको हाफ एन आवर में एक ग्रुप बनाकर, बैच बनाकर उनको फिर ट्रांसफर किया जाएगा। जनरली आपका 3 आवर से लेकर 3 वर्किंग डेज तक लग जाता है एनईएफटी में ट्रांजैक्शन होने में, क्योंकि यहाँ पर नेटिंग कंसेप्ट आता है। नेटिंग कंसेप्ट मतलब यहाँ पर डिलेड होता है। यहाँ पर जो कंसेप्ट का नाम है वो है डीएनएस, डिलेड नेट सेटलमेंट। नेट मतलब ऑनलाइन इंटरनेट, ठीक है। तो यहाँ पर डिलेड सेटलमेंट होता है, यहाँ पर इमीडिएट सेटलमेंट नहीं होता। 3 घंटे से लेकर 3 वर्किंग डेज तक आपके लग सकते हैं। अगर सिंपल सा लॉजिक है और सवाल पेपर में आया भी है बेसिक मैथ्स का कि अगर हर हाफ एन आवर पर एक बैच बनेगा तो एक दिन में कितने बैचेस बनेंगे, कितनी बार ट्रांजैक्शन होगा, तो होगा बेटा 48 के हाफ हार्डली बैचेस होंगे, उनमें ट्रांजैक्शन को क्लब करके यहाँ पर किया जाएगा। एनईएफटी में और आरटीजीएस में एक और अंतर है। आरटीजीएस में मिनिमम लिमिट आपका 2 लाख का है। एनईएफटी का, और ये प्लीज सुनिएगा ध्यान से, कई लोगों ने गलत पढ़ा है आपको, एनईएफटी में ना तो कोई मिनिमम लिमिट है और ना तो कोई मैक्सिमम लिमिट है। इसकी ना मिनिमम ना मैक्सिमम, लेकिन यहां पर 2 एक्सेप्शन है। यहां पर एक वर्ड आता है वॉक इन कस्टमर। ऐसा कस्टमर जो उस बैंक में जहां पर उसने वॉक इन किया है, जैसे कि आप ये हो, है ना, आप ऐसे हो और आप आ गए, घूमने आ गए, ठीक है, कस्टमर हो नहीं, लेकिन आपको वहां पर दिखा कि यहां पर एनईएफटी हो रहा है। अब आपका अगर अकाउंट नहीं है तो भी आपको बैंक अलाउ करेगा, लेकिन आपके लिए जो लिमिट होगा वो लिमिट होगा 2 लाख का। 2 लाख तक का ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, ठीक है। 1 सेकंड रुकिएगा सर, क्योंकि 2 लाख वाला ना मैं गलत क्यों पढ़ाऊं आपको यार, वॉक इन कस्टमर का लिमिट, क्योंकि ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका लिमिट सर 2 लाख नहीं है, इनका लिमिट है 50,000। 50,000 का लिमिट है। और इसमें एक और ऑप्शन आता है इंडो नेपाल का। इंडो नेपाल का जो लिमिट है वो 2 लाख है। जी 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 हाँ, जी जी हाँ। तो चलिए मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूं। यहां पर 3 एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन पहला है कि अगर आप वॉक इन कस्टमर हो, अकाउंट नहीं है आपका, तो वहां पर आप अपना बैंक अकाउंट आईएफएस कोड प्रोवाइड करोगे, जिसको भेजना है उसका आईएफएस कोड प्रोवाइड करोगे और ट्रांजैक्शन हो जाएगा, लेकिन लिमिट उसका 50,000 रुपीज का है पर ट्रांजैक्शन। अगर आप कैश में ट्रांजैक्शन करना चाहते हो उसका लिमिट भी 50,000 का है, लेकिन अगर आपको इंडिया से नेपाल ट्रांसफर करना है, ये सुविधा भी इसी में है, आरटीजीएस में नहीं है, जहां पर वन वे रेमिटेंस, वन वे ट्रांसफर अलाउड है अकाउंट से अकाउंट नेपाल तक, इंडिया से नेपाल, वो आप हर महीने या साल में 12 बार कर सकते हो, जिसका लिमिट है पर ट्रांजैक्शन का 2 लाख। तो इंडो नेपाल का 2 लाख है कैश ट्रांजैक्शन का, और वॉकिंग कस्टमर का आपका 50,000 है। लाइक एनईएफटी, लाइक आरटीजीएस 2019 से यहां पर भी आप 24/7 ट्रांजैक्शन जो है वो दोस्तों आप कर सकते हो। ये दोनों ही किसके पार्ट है? दोनों ही पार्ट आपके किसके हैं दोस्तों? सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम के हैं, ठीक है। ट्रेडिशनली इसमें बैंक्स थे, कुछ एनबीएफसीज थे, नबार्ड था, एक्जिम था, इनका था, लेकिन 2021 से इसमें नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, कार्ड नेटवर्क, व्हाइट लेबिलिटी, उनको अलाउ किया गया। और अब दोस्तों यहां पर अलाउ कर दिया किसको? यहां पर अलाउ कर दिया गया टू दी फिनटेक को, उनको भी यहां पर जो है वो दोस्तों अलाउ कर दिया गया। एक आपका होमवर्क है सर कि ये जो पूरा पेमेंट सिस्टम है इस पे कम्युनिकेशन कैसे होता है, कैसे हम ये होमवर्क नहीं है, ये बता देता हूं मैं आपको कैसे फॉर एग्जांपल एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन होता है, पेमेंट का, ट्रांजैक्शन का डेटा कैसे ट्रांसफर करते हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है एसएफएमएस। इसका फुल फॉर्म पेपर में आ सकता है, फुल फॉर्म है
स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। इसका ये आपका एनईएफटी में भी आरटीजीएस में भी यूज होता है। और जिस नेटवर्क के अंडर आपके एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस आते हैं, आईएमपीएस एक और आपका पेमेंट सिस्टम है, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सिस्टम या इंटर बैंक मोबाइल पेमेंट सर्विस, जो भी कह लीजिए, फुल फॉर्म देख लीजिएगा, वो भी इन्फिनेट के अंदर आपका आता है। तो इन्फिनेट का फुल फॉर्म भी आता है और इसका फुल फॉर्म भी पेपर में आता है। इनके जरिए ट्रांजैक्शंस को सिक्योर और रिलायबल जो है वो हम दोस्तों यहां पर बना सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। ई कुबेर जो है वो 2012 में आपका लॉन्च हुआ था, उसका मेंशन भी यहां पर आपके सामने जो है वो दोस्तों कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर दोस्तों सिडबी क्या है सर? सिडबी एग्जाम्पल है एआईएफआई का। एआईएफआई क्या होता है? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सिडबी ने जो कि जिसमें और भी आते हैं, नबार्ड, एक्जिम, एनएचबी, नाफिड, जिसका नया नाम आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है, टोटल में 5 आते हैं। तो सिडबी ने एमएसएमई संवाद को लॉन्च किया है। यह टेलीविजन प्रोग्राम है, 2nd और 4th सैटरडे को ये आना शुरू हो चुका है, ये ऑलरेडी चल रहा है और शाम को 7 बजे ये दूरदर्शन पर आता है। इसके लिए इन्होंने प्रसार भारती के साथ टाई अप किया है। टाई अप करके ये प्रोग्राम्स को शोकेस करेंगे। इन प्रोग्राम्स में रियल लाइफ की जो एमएसएमई की सक्सेस स्टोरीज है उनको यहाँ पर दिखाया जाएगा और मोटिवेट किया जाएगा। सिमिलरली एमएसएमई का जो प्लेटफॉर्म होता है, जिसके जरिए एमएसएमई को लोन मिलना बैंक से, एनबीएफसी से आसान होता है, जिसके जरिए कस्टमर्स को वो अट्रैक्ट कर सकता है, उनको सामान बेच सकता है, जिसका नाम ट्रेड्स है, इनके बारे में भी जानकारी दिया जाएगा। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म का फुल फॉर्म है ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। ये फुल फॉर्म पेपर में आता है। 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। तो इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी भी ऐसे शोज में आपकी दी जाएगी। इसका संबंध आपका जो है वो एमएसएमई से ही होता है। फुल फॉर्म रीड करता हूं आपके लिए, ट्रेड रिसीवेबल एंड डिस्काउंटिंग सिस्टम। तो इन सबको भी यहां पर जो है वो मेंशन किया जाएगा। तो सिडबी ने लॉन्च किया है एमएसएमई संवाद, जो कि उसका टेलीविजन शो है, जो कि 2nd और 4th सैटरडे को शाम के 7 बजे प्रसार भारती के डीडी दूरदर्शन पर आपका दिखाया जाएगा। अगर हम सिडबी की बात करें, जरा मैं इसको जूम आउट कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो यहां पर देखिएगा सिडबी का आपका मेंशन किया गया है। सिडबी बना आपका 1990 में, ये बना अंडर सिडबी एक्ट 1989 में। लखनऊ में हेडक्वार्टर्स हैं। ये एमएसएमई फाइनेंसिंग का रेगुलेटर है। एग्जाम्पल है ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, जिसमें टोटल में आपके 5 आते हैं। इसकी मिनिस्ट्री का नाम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है और ओरिजिनली आईडीबीआई का ये एक सब्सिडरी था। 2000 में ये स्टैंड अलोन कंपनी बना, इससे अलग हट गया। इसका मेन रोल है जो भी एमएसएमई लोन्स है उनको रीफाइनेंस करना, उन लोन्स को बेटर टर्म्स में रिस्ट्रक्चर करके ऑफर करना, ताकि एमएसएमईज आराम से लोन को जो है वो आपका रीपे कर सकें। करंट में इसके हेड हैं मनोज मित्तल, जो करंट में इसके सीएमडी हैं और 2026 में भी इसके सीएमडी के तौर पर आपका जो है वो रहते हैं। कुछ ऐसा ऑफिस है जो इसका आपके सामने मेंशन किया गया है। करंट अफेयर्स की बात करें तो अभी रायपुर में इसकी नई ब्रांच खोली गई है, रायपुर छत्तीसगढ़ में, सिडबी में। छत्तीसगढ़ आपका न्यूज में क्यों है सर? क्योंकि सबसे ज्यादा जो इस समय अनएम्प्लॉयमेंट है एज पर दी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जॉबी बोर्ड ऑन कर दिया, वो कहां पर है? आपका छत्तीसगढ़ में। तो वहां पर सबसे ज्यादा आपका अनएम्प्लॉयमेंट है। दूसरा, इसने एक अभी स्टार्ट किया है अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड। सवाल बनेगा आपसे, आराम से करें, चलो आराम से करते हैं। अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड बना है, 1600 करोड़ का इसका जो है वो वर्थ है और इतना पैसा इसने स्पेस टेक और हाईटेक स्टार्टअप्स को सौंपा है इस पर्टिकुलर वेंचर कैपिटल फंड ने। वेंचर कैपिटल फंड जो है अब नए रिलीज नहीं हो रहे हैं। इनकी जगह क्या लॉन्च हुआ है 2012 में? ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जिसमें 10 डेज के बाद रेगुलर स्कीम को ऑफर कर सकते हैं। अगर एंजल फंड है या अगर अक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स है तो इमीडिएट कर सकते हैं। एआईएफ का मालिक कौन है? आपका सेबी है। 3 टाइप का होता है, कैटेगरी 1, 2 एंड 3। 1 में स्टार्टअप्स की बात करते हैं, 2 में डेट फंड्स की बात करते हैं, 3 में हम कॉम्प्लेक्स फंड्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हेज फंड्स की बात करते हैं। ये सब मैंने ज़ॉम्बी मोड में आपको लिंक करा दिया है। यहां तक क्लियर हुआ सबको? यहां तक सबको समझ में आया? क्या बात है, आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों, सिंगापुर बना है इंडिया का टॉप सोर्स एफडीआई इक्विटी फ्लोज का। इक्विटी मतलब शेयर्स के इन्वेस्टमेंट का, इक्विटी का मतलब इन्वेस्टमेंट समझो। यहीं पर अगर आपका डेट होता तो डेट समझते, या ईसीबी होता एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग तो उसको डेट समझते, लोन समझते।
तो एफडीआई इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा जो एक सोर्स है हमारा, वो सिंगापुर है। कल मैंने एक शॉर्ट भी बनाया है सर कि हमारा रुपया 100 से 110 कैसे पहुंच सकता है। अभी फिलहाल 95 96 पे था, जब मैंने अगला लास्ट चेक किया था 100 पहुंच जाएगा ऐसा आप मान के चलें। 110 भी पहुंच सकता है। उसका रीज़न कई लोग देंगे आपको, और मैं पॉलिटिकल नहीं बात करना चाहता, मैं इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट की बात करना चाहता हूँ। उसका बेसिक रीज़न ये है कि हम एज ए डेस्टिनेशन अट्रैक्टिव अभी नहीं अभी कम है। फॉर एग्जाम्पल, एक फॉरेन इन्वेस्टर या कोई इन्वेस्टर वहां पैसा लगाएगा जहां पर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ उसको एक्साइट करेगा। इंडिया अभी बेबी स्टेप्स ले रहा है सेमीकंडक्टर्स में, और इंडिया में एआई के बारे में बात बहुत होती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर या फिर एक कंपनी लेवल पर एआई कंपनीज हमने बहुत सेटअप नहीं की हैं। सेटअप की भी है तो वो दुनिया में, एक सेकंड रुकिएगा, मेरी आवाज़ तो आपको आ रही होगी, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। ये भाई साहब हैंग हो जाते हैं, मैंने पकड़ लिया इनको तुरंत हैंग होते ही, और लेकिन अब ये आपका वापस आ जाएगा, बस कुछ देर की बात है और ये आपका वापस दोस्तों आ जाएगा। हाँ, और ये वापस आ गया, और ज़रा मैं इसको एक्टिवेट आपके लिए यहाँ पर कर देता हूँ। चलिए, तो हाँ, तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था दोस्तों एआई के बारे में। तो एआई कंपनीज इंडिया में कम है, सेमीकंडक्टर कंपनीज इंडिया में कम है। तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं वो मतलबी होते हैं। उनका मतलब होता है कि यार यहाँ इन्वेस्ट करने से मुझे फायदा होगा कि नहीं, तो उनको फायदा नहीं होगा। आपको लाख कोई और ज्ञान दे, वेस्ट एशियन क्राइसिस हमारे लिए भी है, दुनिया के हर देश के लिए भी है, लेकिन हमारी करेंसी वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है एशिया की। ऐसा मैं नहीं कह रहा सर, ऐसा आप ऑनलाइन जाके चेक कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ज्ञान से बचें, और खास तौर पे जो लोग बायस्ड हैं उनसे बचें, और प्रैक्टिकल और लॉजिकल बात किया करें, ठीक है। तो हमें इस पे फोकस करना होगा, और मैं ये नहीं कह रहा कि ये कभी नीचे नहीं जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। वापस आते हैं, तो सिंगापुर हमारा फॉरएवर फ्रेंड है। सिंगापुर वो सोर्स है जहां से एफडीआई इंडिया में आपका आ चुका है, और ये अप्रैल दिसंबर 2026 का डेटा है, मतलब पिछले साल की बात कर रहे हैं, अप्रैल दिसंबर की उसकी बात कर रहे हैं। वहां पर सिंगापुर आपका फर्स्ट पे है। ये रिपोर्ट को पेश किया है हमारा जो चीट कोड है, जिसका नाम है आपका डीपीआईआईटी, उसने डीपीआईआईटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर वर्क करता है, और इसी ने इस डेटा को पेश किया है, जहां पर फर्स्ट पे सिंगापुर है, याद करना है। टोटल में हमें पिछले साल अप्रैल दिसंबर तक मिला पैसा कितना एफडीआई में, 47.87 करोड़ का, 47.87 बिलियन डॉलर्स का इतना पैसा हमको मिला, जो 18% ज़्यादा है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 25, तो उससे हमने बेहतर परफॉर्म किया है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम एफपीआई की ज़्यादा, एफडीआई की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। इनमें सिंगापुर फर्स्ट पे 37% यहाँ से आता है, सेकंड पे यूएसए है 16% शेयर, थर्ड पे मॉरिशस है। तो टॉप 3 की बात करें तो नंबर 1 सिंगापुर, सेकंड यूएसए, और थर्ड आपका दोस्तों यहाँ पर मॉरिशस आता है इस रैंकिंग के अंदर। इनमें नंबर 4 पे जापान आता है और नंबर 5 पे यूएई आता है। तो सिंगापुर, यूएसए, मॉरिशस, जापान, फिर यूएई, ये टॉप 5 हमारे एफडीआई इक्विटी के सोर्सेज हैं। इनमें सिंगापुर काफ़ी लंबे समय से है, बहुत समय से टॉप पे है। कभी सिंगापुर रहता है तो कभी यूएस रहता है, कभी मॉरिशस रहता है। इनमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में, जहां पर 10.7 बिलियन डॉलर्स जो है वो हमें रिसीव हुए हैं, दैट इज 22% ऑफ द टोटल एफडीआई इक्विटी। सेकेंड पे सर्विसेज है, इनमें सबसे ज़्यादा पैसा आया है महाराष्ट्र में 15.38 बिलियन डॉलर्स का, और सेकंड नंबर पे यहाँ रहा है आपका कर्नाटका, जो यहाँ पर सेकंड नंबर पे आपका सामने मौजूद है। सवाल पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट डीपीआईआईटी रिपोर्ट, विच कंट्री वाज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज इनटू इंडिया ड्यूरिंग अप्रैल दिसंबर फाइनेंशियल ईयर 26? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सिंगापुर, सेकंड पे यूएस, थर्ड पे मॉरिशस। What is the maximum balance limit permitted in a prepaid payment instrument for MSS? Answer है 3000 rupees. Which of the following is a 16-character alphanumeric identification number used for NSDL डीमैट accounts? Answer है यह है आपका IN, NSDL ID जो होता है आपका 16 डिजिट का, जिसमें IN पहले होगा, बाकी 14 का अल्फान्यूमेरिक डिजिट्स होंगे। SEBI has recently proposed allowing depositories to use what percentage of the investor protection fund income for administrative expenses? आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज 5%। इतना यहाँ पर दोस्तों जो है वो अलाउ आपका किया गया है। अब आते हैं दुनियादारी पे। दोस्तों सऊदी अरेबिया, वेलकम कीजिए इसका,
इंडिया का जो खुद का बनाया हुआ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, जो 7 बिग कैट जो होती हैं, जिसमें लायन, एशियाटिक लायन, लायन, टाइगर, चीता, पूमा, ये सब आती हैं उसमें, उसका ये 26th मेंबर आपका बना है। सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया है या इसके बारे में जानकारी दी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, कि सऊदी अरेबिया जो है उसने इंटेंशन दिखाया है कि वो इस अलायंस का 26वां मेंबर जो है वो बनना चाहता है। अगर हम इस अलायंस की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसका फुल फॉर्म है। IBCA जो है, IBCA बना कब आपका, ये बना आपका 2023 के आसपास। दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। इंडिया में इन 7 बिग कैट्स में से इंडिया में टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और चीता हैं। 7 में से यही जो है वो 5 यहाँ पर पाए जाते हैं। 7 में बाकी आपका जैगुआर और पूमा है जो इंडिया में आपके नहीं पाए जाते। अभी अगर आपको याद होगा तो कूनू नेशनल पार्क में हमने नए चीतास को जो है इंट्रोड्यूस किया है। टोटल में माँ शक्ति वो चेक कर लेना भाई, ये नंबर एक बार देख लेना कितने हैं, मैं नंबर नहीं कोट करूंगा, कितने चीतास बोत्सवाना के चीतास को ऐड करने के बाद हुए हैं, ये आपका होमवर्क है। ये जो है इसको लॉन्च किया गया था आज से 3 साल पहले 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर पे, और इसका जो बजट है वन टाइम का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी वो 150 करोड़ का है फॉर द 5 years टिल 27-28। ठीक है, टोटल में इसमें अब 26 मेंबर्स आपके दोस्तों हो चुके हैं। कुछ ऐसे आपका ये वर्क करता है जहां पर सबसे ऊपर होता है आपका असेंबली, जो सुप्रीम बॉडी होती है। ये असेंबली आपकी हर 2 साल में मिलेगी। नीचे होगा आपका काउंसिल और एक सेक्रेटेरिएट को डायरेक्टर जनरल आपका हेड करते हैं, जो 4 साल के टर्म के लिए अपॉइंटमेंट आपका दोस्तों जो है वो किया जाता है। बाकी ये वो 7 आपके बिग कैट्स हैं जो इनमें जिनकी प्रिजर्वेशन के लिए इस अलायंस को इंडिया ने अभी हाल ही में आपका दोस्तों बनाया है। फिर दोस्तों माउंट डुकोनो जो कि हल्मेरा आइलैंड में है वो इरप्ट हुआ है। ये आइलैंड आपका जो है वो इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में नॉर्थ मलुका के पास ये आइलैंड जो है वो आपका लोकेटेड है, और वहीं पर इस आइलैंड में दोस्तों जो है इरप्शन हुआ है। ये मई 8 को आपका दोस्तों हुआ है, जहां पर 17 हाइकर्स इवैक्यूएट हुए हैं, 3 हाइकर्स का डेथ हुआ है और कई हाइकर्स को इंजरीज और बर्न्स हुए हैं। कुछ ऐसा ये इरप्शन होता है, बैंड बज जाएगी सर जब आप इसको सामने से देखोगे, और सबके बस की बात इस जगह पर हाइक करना आपका दोस्तों नहीं होता है। कुछ इमेजेस यहाँ पर आप देख सकते हैं, करीब 10 किलोमीटर तक ये आपकी एशेस को देखा गया और कई सारे जो आपके ये थे उनको यहाँ से इवैक्यूएट किया गया। ये है आपके सामने सुंदर सा नेचर, अगर अपने पे आ जाए ना तो नानी याद आ जाती है हमको। ये है आपका हल्मेरा का जो जहां पर इरप्शन जो है वो दोस्तों आपका हुआ है, और इसी वजह से ये न्यूज में आपका बना हुआ है। इंडोनेशिया में ये स्थित है और इसका नाम है आपका माउंट डुकोनो, जो इरप्ट आपका हुआ है ऑन दी हल्मेरा आइलैंड। अब दोस्तों एक वर्ड है ह्यूमनॉइड। ह्यूमनॉइड का मतलब होता है ह्यूमन जैसा। ह्यूमनॉइड रोबोट का मतलब होता है रोबोट जो ह्यूमन जैसा है, कोशिश की है बनाने की। तो साउथ कोरिया ने पहला ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है, मंक रोबोट बनाया है। एक मंक है, एक वहाँ का एक भिक्षु है जिसका नाम गाबी रखा गया है, और ये 130 सेंटीमीटर टॉल है और चाइना के यूनिट्री जीवन प्लेटफॉर्म ने इसे बनाया है। और सियोल का जोगे टेम्पल था, वहाँ पर बुद्धा का बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान इसको इंट्रोड्यूस आपका किया गया, एंड इसका नाम गाबी दोस्तों जो है वो रखा गया है। दुनियादारी के बाद आते हैं देश के ऊपर। यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक कतरा कतरा सबको छप रहा है, एक बार ज़रा बता दीजिएगा। यस सर, यस सर, यस सर, हमें यहाँ तक जो है वो समझ में आ रहा है। चलिए अब आते हैं नेशनल करंट अफेयर्स पे, इसकी ज़रा चर्चा आपके साथ करते हैं। BPCL CSIR का CRI उन्हें मिला है 2 रिकॉर्ड अवार्ड फॉर प्लास्टिक वेस्ट रोड टेक्नोलॉजी। भारत पेट्रोलियम एंड CSIR का एक लैब है जिसका नाम है आपका सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इनको मिला है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान। इन्होंने अपना पहले तरीके का एक रोड ब्लॉक सेक्शन बनाया है जो टेक्सटाइल जियो सेल्स का यूज करता है, जो एंड ऑफ लाइफ प्लास्टिक से बने हैं। इसके लिए इन्हें इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह मिली है, जो हेडक्वार्टर्स आपका फरीदाबाद में है, और इनको जगह मिली एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जिसका इंडिया ऑफिस आपका फरीदाबाद हरियाणा में ही है। और ये बनाया है CRI ने, जो ओखला न्यू दिल्ली में है, और BPCL ने। तो उन्होंने इसको बनाया है, और ये क्या बनाया इन्होंने बनाया है एक रोड ब्लॉक सेक्शन रोड का, जो जियो सेल से बना है, टेक्सटाइल जियो सेल से,
जो बना है आपका एंड ऑफ लाइफ प्लास्टिक से ये आपका सब्सटेंस बना, जिससे कि इन रोड ब्लॉक सेक्शन को आपका बनाया गया है। फिर दोस्तों APEDA की बात करते हैं। ये बहुत ही बड़ा चीट कोड है सर पेपर को लेकर, क्योंकि APEDA जो है वो भारत में जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होता है उसको एक्सपोर्ट करने का ये काम करती है। तो APEDA ने पहला अपना एक्सपोर्ट किया है 20 मेट्रिक टन ऑफ ODOP हनी का। ODOP का फुल फॉर्म है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये कंसेप्ट के तहत भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में हम कम से कम एक प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, उसका ब्रांडिंग करेंगे। तो असम का ODOP हनी है, जो असम के एक डिस्ट्रिक्ट है बक्सा, जो एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। एस्पिरेशनल का मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, आर्थिक रूप से कमजोर है, जिसको प्रमोट करने के लिए अलग से इसको बनाया गया है नीति आयोग द्वारा, मतलब अलग से इनको मेंशन किया गया नीति आयोग द्वारा। टोटल में इनमें 112 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, तो उन्हीं में ये जो आपका हनी था वो था, और इसको हम कहाँ भेजेंगे सर? USA। तो APEDA इसको USA एक्सपोर्ट करेगा। बक्सा से ये 20 मेट्रिक टन का हनी है ODOP हनी, जिसको यहाँ से आपका दोस्तों भेजा जाएगा। ODOP कंसेप्ट को 2018 में आपका लॉन्च किया था किसने? DPIIT ने। अगेन चीट कोड आ गया, और ये इनिशिएटिव हर डिस्ट्रिक्ट के लिए था, और 770 डिस्ट्रिक्ट्स में हमें इसको लॉन्च करना था। इनमें सबसे ज्यादा जो ODOP प्रोडक्ट्स हैं आपके, उनमें एग्रीकल्चर है, सेकंड नंबर पे हैंडीक्राफ्ट है, जिन्हें ODOP का दर्जा जो है वो दोस्तों दिया गया है। बाकी APEDA बना 86 में, न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स है, और अभी हाल ही में इसने जोहा राइस को भी एक्सपोर्ट किया था। ज़ॉम्बी मोड ऑन करते हैं, कहाँ एक्सपोर्ट किया था? असम से UK और इटली में। इसके अलावा इसने सलीम सागो को भी अभी एक्सपोर्ट किया था, ये मैंने सफलता GK प्रो बैच में पढ़ाया है, जहां पर तमिलनाडु टू कनाडा की एक्सपोर्ट किया था। फिर अभी हाल ही में आहार करके इवेंट हुआ था। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अभी मुझे बताओ, या बताओ वीडियो के कमेंट सेक्शन में, आहार कहां पर हुआ? नंबर 1, आहार का पार्टनर कंट्री कौन था? प्लीज बताना, क्योंकि वो सवाल मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, खुजली हो रही है, पेपर में आ सकता है। इसके अलावा APEDA ने इंडियन एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया था गल्फ फूड इवेंट में, जहां पर इंडिया जो था पहली बार पार्टनर कंट्री बना था। इवेंट आपका दुबई में हुआ था, वहां पर गल्फ फूड में इंडिया एग्रीकल्चर फूड्स को भी APEDA ने जो है वो प्रमोट आपका दोस्तों किया हुआ था। इसके अलावा इंडिया की तरफ से APEDA गया था, क्योंकि इंडिया आपका कंट्री ऑफ द ईयर था बायोफैक इवेंट में, ये पढ़ना है आपको। और आखिरी में APEDA ने भारतीय स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया था, जिसके तहत वो एग्री फूड स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगा एट द इंडस फूड इवेंट। उस वजह से भी APEDA आपका न्यूज में था। फिर नीति आयोग ने कुछ नया इनोवेट किया है सर, उन्होंने लॉन्च किए हैं सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर पोर्टल। नीति आयोग जो है वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जो डिलीवरी है सर्विसेज की, गवर्नमेंट स्कीम्स की, उन्हें बेहतर करना चाहता है। बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में गवर्नमेंट स्कीम्स ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं की हैं। एग्जाम्पल के तौर पर VBG रामजी नहीं पहुंचा होगा, या कम पहुंचा होगा, जल जीवन मिशन का इशू होगा, मतलब जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं पहुंची हैं। उसका कोई भी कारण हो सकता है, लोकेशन हो सकता है, करप्शन हो सकता है ना, प्रायोरिटी हो सकता है, लैक ऑफ प्रायोरिटी कई हो सकता है। तो इसीलिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जो सर्विसेज हैं उनकी डिलीवरी को बेटर करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर को हम अपॉइंट करेंगे। ये जो ऑफिसर होगा वो रियल टाइम बेसिस पर फील्ड ऑब्जर्वेशन करेगा, मोबाइल पर उसका अपडेट करेगा और डेटा को पोर्टल पर एक्सेसिबल कराएगा। इससे जो मिनिस्ट्रीज है, नीति आयोग है, वो जो प्रोग्रेस है इन डिस्ट्रिक्ट्स का, उन्हें काम कर पाएंगे। आगे चलकर इन्हें एस्पिरेशनल ब्लॉक्स पे भी लगाया जाएगा। जैसे कि इंडिया में 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वैसे इंडिया में 503, एक बार चेक कर लेना भाई नंबर, ये प्लीज बता देना मेरे, उतने आपके एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं। तो उनमें भी इन सेंट्रल प्रभारी जो आपके हैं उनको वहां पर एनेबल किया जाएगा। ये जो प्रोग्राम आपका ADP का है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का, 2018 में लॉन्च हुआ। इंडिया में 112 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। यहाँ पर 3C कंसेप्ट पर फॉलो होता है, कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन और कंपटीशन। उसके बेसिस पर इन पे काम किया जाता है। फिर दोस्तों कई सालों के बाद काजीरंगा में घड़ियाल आपका देखा गया है। ये घड़ियाल फ्रेश वाटर घड़ियाल है जो क्रोकोडिलिडे फैमिली और क्रोकोडिलिया ऑर्डर फैमिली से बिलोंग करता है। 3 नदियां हैं, 3 ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की जहां पर पाया जाता है, चंबल, गिरवा और नेपाल में राप्ती, नारायणी।
घड़ियाल रिजर्व्स इंडिया की बात करें तो यूपी, एमपी और राजस्थान में है, असम में नहीं है, लेकिन असम में कई सालों के बाद एक घड़ियाल को काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है वो आपका पाया गया है। डिफेंस की बात करते हैं सर, इंडियन कोस्ट गार्ड ने कमीशन किया है आईसीजीएस अचल को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। ये आपका एक इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है, अदम्या क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल से बिलोंग करता है और इसमें 50% अधिक कंटेंट जो है वो कंटेंट आपका बनाया गया है बाय द इंडियन पीपल। ठीक है, फिर एमओयूज की बात करते हैं सर, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल अकाउंट साइंटिफिक एडवाइजर, उन्होंने एमओयू साइन किया है विद फिकी के साथ, उनके साथ एमओयू को साइन किया है। एमओयू को साइन करके वो पार्टनरशिप बढ़ाएंगे, इनोवेशन पे काम करेंगे। तो यहाँ पर सवाल बनेगा कि इनमें से किसने प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर्स ऑफिस ने किसके साथ अग्रीमेंट साइन किया है फॉर रिसर्च डेवलपमेंट अक्रॉस इंडस्ट्रीज इनोवेशन चैलेंजेस। तो उसका आंसर होगा आपका दोस्तों ये फिकी ने इनके साथ ये कोलैबोरेशन किया है। ये जो आपका प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर होता है यह एक कैबिनेट लेवल की पोजीशन होती है। इस पोजीशन को पहली बार बनाया गया 1999 में। पहले भारत के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर एपीजे अब्दुल कलाम थे, करंट में आपके अजय कुमार सूद हैं। फिकी बना 1927 में, घनश्याम दास बिरला जी ने इसे बनाया था इन कोलैबोरेशन विद पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, और दिल्ली में इसके जो है वो हेडक्वार्टर्स आपके बेस्ड हैं। फिर टीडीबी ने एंटर किया अग्रीमेंट विद एनटीएफ एनर्जी सॉल्यूशंस। टीडीबी म्हणजे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, उन्होंने अग्रीमेंट किया है और इनके साथ मिलकर एक टाइप 4 का सीएनजी सिलेंडर्स को बनाया जाएगा। इसको इंडिया बनाया जाएगा, इसमें एक नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा। इसे बनाने में एनटीएफ एनर्जी हेल्प करेगा और ये सिलेंडर्स आपके कन्वेंशनल स्टील सिलेंडर से बेटर होंगे और इनका जो वेट होगा वो स्टील सिलेंडर्स के वेट से 75% कम होगा। तो एक नई तरीके का सिलेंडर बनाने की बात हुई है जिसके लिए एनटीएफ ने कोलैबोरेट किया है विद टीडीबी। उनके साथ ये कोलैबोरेशन आपका किया गया ताकि नए सिलेंडर्स बने जो कि आपके सीएनजी के होंगे, टाइप 4 के होंगे, जो वेट में आपके करंट सिलेंडर्स के वेट से 75% तक उनका वेट जो है रिडक्शन उनका पाया जाएगा। फिर दोस्तों ये एक बार देख लीजिएगा, ये आज का स्कीम है, ये स्कीम की चर्चा हम करेंगे। ये जो स्कीम है इसका 25वां सालगिरह मनाया गया मई 10 को। जगह का नाम था आपका भाईरुंडा एमपी में, वहां सहौर में पड़ता है। इसका बजट करंट ईयर का है 1807 करोड़ का। कल इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। सवाल आपसे बनेगा कहां पर मनाया गया, तो इसे मनाया गया भाईरुंडा जगह है आपकी एमपी में, सहौर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर इसको सेलिब्रेट किया गया। ये एक्सेप्शनल चीज होगी अगर पेपर में आएगी तो ये मैंने लिख दिया है। आपका जब मन ना करे, खाली टाइम हो तो पढ़ लीजिएगा अलग अलग कैटेगरीज में किनको अवार्ड मिला है, वरना इसको चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं। अलग अलग टोटल में 9 कैटेगरीज है, उनका नाम यहां पर मेंशन किया गया है। फिर दोस्तों इंपॉर्टेंट डेज पे आते हैं। इंटरनेशनल नर्सेज डे ऑब्जर्व किया गया 12 मई को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बर्थ एनिवर्सरी होती है, उस मौके पर इसको ऑब्जर्व किया गया है। इसका थीम है आर नर्सेज आर फ्यूचर एम्पावर्ड नर्सेज सेव लाइव्स और 12 मई को ऑब्जर्व होता है। अपॉइंटमेंट्स की दोस्तों बात करें तो अपॉइंटमेंट्स में द्रौपदी मुर्मू जी अपॉइंट हुई हैं, ने अपॉइंट किया है एन रंगास्वामी को चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी। अवार्ड्स की बात करें, इंडियन फैमिली बिजनेस को मिला है अर्थ दुबई अवार्ड। दीपक भाटिया जो एमडी है अंकल शॉप बिल्डिंग मटेरियल ट्रेडिंग के, उनको अर्थ दुबई ने दिया है बेस्ट प्राइवेट सेक्टर एंटिटी का अवार्ड। उनकी कंपनी बनी थी 1922 में अंडर द नेम वात्रा और इसको हाँ ठीक है। उसके अलावा और भी अवार्ड्स मिले हैं लेकिन यही अवार्ड आपको पढ़ना है, बाकी अवार्ड यहाँ पर आपको नहीं पढ़ना है। यही अवार्ड पढ़ना है। कंपनी का नाम है आपका अंकल शॉप बिल्डिंग मटेरियल कंपनी ऑल्सो नोन एज वात्रा, उनको बेस्ट प्राइवेट सेक्टर एंटिटी का अवार्ड मिला। बाकी कोई भी इसमें अवार्ड आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, विद दिस वी विल कम टू एन एंड। एकदम परफेक्ट टाइमिंग है सर। आप सबसे इसी बात से विदा लेते हैं। जाने से पहले इंपॉर्टेंट बातचीत दोस्तों, मेरे को इस साल 3 साल से ऊपर होने वाले यस ऑफिसर पे, और 3 साल में मेरा तकदीर और मेरी जो लाइफ की तस्वीर है उसको बदलने में आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है। मैंने तो मेहनत की, मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आपने मेहनत पे भरोसा किया। जितना ग्रोथ 3 साल में एज अ टीचर मुझे मिला है इन टर्म्स ऑफ आपका एक्सेप्टेंस में, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। 3 साल पहले एकदम ही ख़त्म हो गया था मैं। एंड बहुत अच्छा लगता है इस सोच के साथ। इस बात का डर भी लगता है कि शायद कहीं ऐसा मैं कोई गलती ना कर दूं कि मेरा आपका ट्रस्ट मुझ पर छूट जाए। इसीलिए सर मैं छुट्टियां नहीं लेता हूं। मैं छुट्टी लेता भी हूं तो क्लास लेता हूं, ट्रैवल भी करता तो भी क्लास लेता हूं, क्योंकि सर ये मेरे लिए पैशन है। एंड इसी सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।
कोड है मेरे ऑफर का सब्सक्रिप्शन का KP60। इसके अंदर आपके 3 बैचेस एक्टिवली आप देख सकते हो। पहला है BBM प्रो फाउंडेशन, सेकंड है आपका जो अभी चल रहा है सफलता GK प्रो, और इसके बाद जून 1 से आएगा आपका भारत को जानो 3.2। सब BBM प्रो फाउंडेशन आपका बैच है बैंकिंग अवेयरनेस का, बैंकिंग बेसिक्स का, बिना उसके काम चुलबे ना। सफलता GK प्रो बैच है आपका करंट रिवीजन का, जनवरी से लेकर मई तक का। और फिर आएगा स्टैटिक GK बैच भारत को जानो, जो स्टैटिक GK पे आपको कमांड कराएगा। क्लर्क एग्जाम्स में स्टैटिक GK बैच पढ़ना जरूरी है। अगर आप सब्सक्रिप्शन ले चुके हो और ये खत्म होने वाला है मेरा, तो रिन्यू KP का कोड यूज करके रिन्यूअल आप उस पर अवेल कर सकते हो। बाकी जहां तक बात रही ओवरऑल प्रीमियम की, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा कोड आप वहां पर यूज कर सकते हो। प्लीज मेरा कोड अगर आप यूज करेंगे मुझे काफी अच्छा लगेगा। कोड है ज़ॉम्बी करके, इससे मुझे मालूम चलेगा कि अच्छा ये बच्चे ने मुझ पर ट्रस्ट किया, मेरा पढ़ना पसंद आया, तो ये ज़ॉम्बी कोड यूज कर रहा है। और आज इसका वैसे भी लास्ट डे है, और अगर आपको रिन्यूअल करना है तो आज ज़ॉम्बी कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और सवाल आपका आता है कि सर कहाँ से PDF मिलता है इसका? PDF मिलता है यस ऑफिसर ऑफिशियल पे। इसका क्विज कहाँ होता है सर? क्विज होता है यस ऑफिसर ऐप पे शाम को 7 बजे, और हर सैटरडे को 3 बजे होता है इसका वीकली MCQ विद ज़ॉम्बी वर्ड्स स्लाइड डिस्कशन। वो हर सैटरडे को 3 बजे आपका होता है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ एंड मुलाकात करेंगे आपसे कल सुबह 9:30 AM पर। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये रिकॉर्डेड वीडियो है। मैंने कोशिश की इसे इंटरेस्टिंग बनाने की, इसे इंटरेक्टिव बनाने की। जो प्यार आप लाइव वीडियोस को देते हो वही प्यार आप इसको देना। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी सोच के साथ आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बाय बाय।